हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आप सभी को हमारे संस्थान विशेश्वरी स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे संस्थान विशेश्वरी स्टडी सेंटर के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि हम लोग झारखंड पुलिस और एसएससी जीडी के लिए फ्री बैच लेकर आ रहे हैं और उसी के तहत हम लोगों का बैच भी प्रारंभ किया गया था। एक ऐसा बैच जो कि पूरी तरह से फ्री है, जिसमें सारे के सारे विषय आपको फ्री में कंप्लीट कराए जा रहे हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं अपनी, तो मेरे द्वारा जो विषय आपको फिलहाल पढ़ाया जा रहा है वो है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अपने सब्जेक्ट के बारे में, तो हमारी 2 कक्षाएं पहले भी हो चुकी हैं। 2 क्लासेस ऑलरेडी पहले हम लोग कर चुके हैं, है ना, जिसमें हम लोगों ने चर्चा की कि आखिरकार राज व्यवस्था किसे कहते हैं, संविधान क्या होता है, संविधान के जो महत्वपूर्ण विषय हैं इसके ऊपर हम लोग चर्चा की। अगर हम बात करें इसके आगे, तो हम लोगों ने ये भी देखा कि प्रस्तावना किसे कहते हैं, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, हिस्सा है या नहीं है, प्रस्तावना में लिखे गए जितने भी शब्द हैं उसका मतलब क्या है। उन सारे के सारे टॉपिकों को कवर करने के बाद हमारा जो क्लास है आज अनुसूचियों के ऊपर बेस्ड होगा। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जब इस वीडियो को देख लेंगे तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी अवश्य देखें, जिससे कि आपका इस सब्जेक्ट के प्रति रुचि भी बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा और साथ ही साथ आपको इस सब्जेक्ट के प्रति जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर होगा, है ना। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की अपनी कक्षा, जो क्लास है हमारा। तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो क्या है आपका, वो है संविधान की अनुसूचियां, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। अगर हम बात करें अनुसूचियों के बारे में, तो आप लोग ये भी जानते हैं कि वर्तमान समय में हमारे संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या है वो 12 है, वो 12 है। लेकिन जो हमारा मूल संविधान था, जो 26 जनवरी 1950 को आया, उसमें जो अनुसूचियां थी इसकी संख्या सिर्फ 8 थी, 8 थी। तो बाकी के जो 4 अनुसूचियां हैं इसे विभिन्न संविधान संशोधनों के द्वारा, है ना, संविधान का हिस्सा बनाया गया है। आज का जो हमारा क्लास है वो उन अनुसूचियों के ऊपर डिपेंड करेगा जिसे हम लोगों ने मूल संविधान का हिस्सा माना था। अर्थात आज हम लोग सिर्फ पहले के 8 अनुसूचियों के बारे में जिक्र करेंगे और जो बाकी की जो 4 अनुसूचियां हैं, अनुसूची 9, 10, 11, 12, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं जो प्रथम 8 अनुसूची हैं जिसे भारतीय मूल संविधान में रखा गया था उसके बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अनुसूची 1 की, और जो हमारा अनुसूची 1 है ये कहता है कि भारतीय राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों के नाम और उनका विस्तार क्षेत्र का वर्णन है। ठीक है, ये तो हो गई बात अनुसूची 1 की। लेकिन सबसे पहले तो सर आप यही बता दीजिए कि आखिरकार अनुसूचियां होती क्या हैं, किसे कहते हैं अनुसूची। माय डियर फ्रेंड्स, अनुसूचियों में उन सभी बातों को रखा गया है, उन सभी महत्वपूर्ण विषयों को रखा गया है जिसका जिक्र या जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत नहीं किया गया है। उदाहरण देकर अगर मैं आपको समझाऊं, तो आप जानते हैं कि जो हमारा अनुच्छेद 1 है उसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत
राज्यों का संघ होगा, लेकिन वहां पे ये मेंशन नहीं है कि आखिरकार वो कौन कौन से राज्य होंगे जिससे मिलकर संघ का निर्माण होगा। समझ रहे हैं ना? तो अनुसूची 1 के तहत उन सभी राज्यों का जिक्र है जो संघ का निर्माण करते हैं, और यह भी बताया गया है कि आखिरकार उन राज्यों की सीमाएं क्या होंगी, है ना, उसका क्षेत्र विस्तार क्या होगा। समझ रहे हैं बात को? अब हम लोग बात कर रहे हैं कि वर्तमान समय में राज्यों की जो संख्या है वो कितनी है, तो उसकी संख्या 28 है। और अगर हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश की, तो इसकी संख्या कितनी है? 8 है ना? अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। अगला जो यहाँ पे पॉइंट आप देख रहे हैं जिसमें लिखा गया है दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है, उसे अनुच्छेद 239A के तहत एनसीटी के नाम से जाना जाएगा। एनसीटी का मतलब हो गया नेशनल कैपिटल टेरिटरी, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। किसे? दिल्ली को। तो दिल्ली का एक और नाम है जिसे आप क्या कहते हैं? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। और इस बात का भी जो जिक्र है ना, यह अनुसूची 1 के तहत किया गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं अनुसूची 2 के तरफ। आइए देखते हैं कि आखिरकार अनुसूची 2 क्या कहती है। जो अनुसूची 2 है ये कह रही है कि भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन का उल्लेख है। अर्थात अनुसूची 2 के तहत भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। हम ये भी जानेंगे कि आखिरकार वो विभिन्न पदाधिकारी गण कौन कौन से हैं जिनका वेतन, भत्ता और पेंशन का प्रावधान अनुसूची 2 के तहत किया गया है। लेकिन उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें भारत के राष्ट्रपति तथा राज्यपाल की, तो इनको जो दिया जाता है ना वेतन, इसे वेतन नहीं कहा जाता है, इसको कहा जाता है उपलब्धियां। क्या कहा जाता है? उपलब्धियां कहा जाता है। किसको? जो राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो वेतन दिया जाता है उसे उपलब्धियों के नाम से जाना जाता है। और क्या बात है भाई? तो राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को जो उपलब्धियां दी जाती हैं ना, वो आयकर के क्षेत्र से बाहर है। यानी कि इनको जो उपलब्धियां दी जाती हैं इसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगाया जाता है, आयकर नहीं लगाया जाता है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि इनको प्राप्त होने वाली उपलब्धियां आयकर क्षेत्र से क्या हैं? बाहर हैं। अगला जो पॉइंट है वो कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के पदेन सभापति होने के नाते दिया जाता है। अर्थात भारत के उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिल रहा है वो इसलिए नहीं मिल रहा है कि वो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, उनको वेतन इसलिए मिल रहा है कि वो राज्यसभा के सभापति हैं। समझ रहे हैं ना? ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए भारत के उपराष्ट्रपति को मिलने वाला वेतन किस नाते दिया जाता है? उपराष्ट्रपति होने के कारण या फिर राज्यसभा के क्या होने के नाते? फिर से याद करिए, राज्यसभा के पदेन सभापति होने के नाते। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा राज्यसभा का पदेन सभापति होने के नाते भारत के उपराष्ट्रपति को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। क्लियर है इतना? अब हम लोग थोड़ा और आगे बात करते हैं। आगे जो हमारा चर्चा है बढ़कर आया है कि आखिरकार वो कौन कौन से पदाधिकारी हैं जिनके वेतन और भत्तों का प्रावधान अनुसूची 2 के तहत किया गया है। तो आइए एक बार देखते हैं कि वो कौन कौन से पदाधिकारी हैं। तो देख रहे हैं हम लोग लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का उपाध्यक्ष
डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक, जिसको आप कैग के नाम से भी जानते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, है ना। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति, यहाँ पे छूटा हुआ है लेकिन इसे भी यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, राज्यसभा का सभापति, इसे भी वेतन इसी नाते दिया, इनको भी जो वेतन है वो अनुसूची 2 के तहत ही दिया जाता है। भारत का महान्यायवादी, महाधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, है ना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के भी जो वेतन एवं भत्तों का प्रावधान है वो अनुसूची 2 में किया गया है। आई नो आपको कुछ शब्द थोड़े भारी भरकम से लग रहे होंगे, जैसे कि महान्यायवादी, महाधिवक्ता। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि धीरे धीरे जैसे हमारी कक्षाएं आगे बढ़ेंगी हम लोग जानेंगे कि प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, महान्यायवादी कौन होता है, महाधिवक्ता कौन होता है। इनके ऊपर हमारा अलग से सेशन ही रहेगा, तो हम लोग वहां पे चर्चा करेंगे कि आखिर महान्यायवादी क्या होते हैं, महाधिवक्ता क्या होते हैं, विशेष आपको बताया जाएगा। वर्तमान में आपको सिर्फ इनके नाम याद रख लेने हैं कि आखिरकार वो कौन कौन से पदाधिकारी हैं जिनके वेतन एवं भत्तों का प्रावधान अनुसूची 2 के तहत किया गया है। कुछ और बातें जो आपको जाननी चाहिए, भारत के महान्यायवादी तथा महाधिवक्ता को दिया जाने वाला वेतन राष्ट्रपति के द्वारा तय किया जाएगा। ये आप लिख सकते हैं नोट में कि भारत के जो महाधिवक्ता है और महान्यायवादी हैं, इनको जो वेतन मिलता है वो राष्ट्रपति के द्वारा तय किया जाता है। साथ ही साथ इन सभी के वेतन संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने भी पदाधिकारियों की हम लोग चर्चा किए हैं ना, उन सभी का वेतन संसद के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा तय किया जाता है। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अनुसूची 3 के तरफ। अनुसूची 3 के अनुसार जो बातें कही गई हैं वो क्या है भाई, देखते हैं। भारत संघ के विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण की चर्चा अनुसूची 3 के तहत की गई है और अनुसूची 3 के अंतर्गत संघ का मंत्रिपरिषद, संघ का मंत्रिपरिषद, संघ का मंत्रिपरिषद, जिसमें आप प्रधानमंत्री को भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि वो भी तो मंत्रिपरिषद का पार्ट है ना। राज्य का मंत्रिपरिषद, जिसमें आप मुख्यमंत्री को भी शामिल करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो सांसद हैं आपके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आपके विधायक हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधायक हैं, इनके शपथ ग्रहण के बारे में इसमें बताया गया है, अनुसूची 3 के तहत बताया गया है। इसमें बताया गया है कि विभिन्न पदाधिकारियों के जो शपथ का प्रारूप है वो क्या होगा, किस प्रकार का होगा, क्योंकि जो विभिन्न पदाधिकारी हैं उनके जो शपथ होंगे वो अलग अलग प्रकार के डिजाइन किए जाएंगे, अलग अलग शपथ होंगे, है ना। अब जो शपथ लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायाधीश के द्वारा, वही शपथ तो दूसरे पदाधिकारी नहीं ले सकते ना। तो अलग अलग पदाधिकारियों के जो शपथ के प्रारूप हैं अलग अलग, उसे अनुसूची 3 के तहत बताया गया है। माय डियर फ्रेंड्स, नोट में क्या लिखा है जरा देखिए। अनुसूची 3 के अंतर्गत राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में प्रावधान नहीं किया गया है। इसे आप मार्क करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सवाल पूछता है कि बताइए अनुसूची 3 के तहत किनके शपथ का प्रावधान नहीं है, तो 3 लोग आपको याद रख लेने हैं। राष्ट्रपति पहला, दूसरा उपराष्ट्रपति और तीसरा राज्यपाल, जिनके शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में नहीं किया गया है। इनके वेतन एवं भत्तों का जिक्र अनुसूची 2 में था, लेकिन अनुसूची 3 में
इनके शपथ का प्रावधान नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि हम लोगों ने इस बात को पहले ही चर्चा कर लिया है कि अनुसूची में उसी बात को रखा जा रहा है जिसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद में नहीं किया गया है। लेकिन राष्ट्रपति का जो शपथ है, इसको तो हम देखते हैं ना आर्टिकल 60 के अंतर्गत। तो जब आर्टिकल्स वहां पे सेपरेट बनाए गए हैं तो इसके लिए अनुसूची में इनको स्थान नहीं दिया गया है। आपको बात समझ में आ रही है? क्योंकि इनके लिए सेपरेट आर्टिकल्स हैं, इसलिए इन्हें अनुसूची 3 के तहत नहीं रखा गया है। अब हम लोग बात करेंगे आगे की अनुसूचियों के ऊपर। आइए देखते हैं। अनुसूची 4। अनुसूची 4 के अंतर्गत राज्यसभा के सदस्यों की सीटों का आवंटन किस प्रकार से किया जाएगा, इसका जिक्र है या फिर इसका प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत किस राज्य से या किस संघ शासित प्रदेश से कितने राज्यसभा सदस्य होंगे, इसके बारे में भी चर्चा की गई है। आप जानते हैं कि जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं, वो राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो राज्य के विधान मंडल से चुने जाते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? या फिर आप इसको ऐसे समझिए झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कि जो राज्यसभा के जो सदस्य होंगे वो विधानसभा से चुने जाएंगे। ये ज्यादा अच्छा है झारखंड के लिए। अगर आप तैयारी करें झारखंड पुलिस की तो आप इसको ऐसे देख लीजिए कि जो राज्यसभा के सदस्य होंगे ये किसके द्वारा चयनित किए जाएंगे? विधायकों के द्वारा चुने जाएंगे। विधानसभा चुनेगी कि आखिरकार किसे हमें राज्यसभा का सदस्य बनाकर भेजना है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें राज्यसभा के सदस्यों की तो झारखंड में कितनी सीटें हैं? 6 सीटें हैं ना। लेकिन सबसे अधिक राज्यसभा के सदस्य कहां से चुने गए हैं? तो वो स्टेट है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से जो राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो निर्धारित की गई है वो 31 है, 31 है। कितनी है? 31 है, 31 है। तो हम लोग एक और बात को यहाँ पे देख पाए कि किस आधार पे तय किया गया है। तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या है वो झारखंड की तुलना में अधिक है, इसीलिए वहां पे ज्यादा राज्यसभा की सीटें तय की गई हैं, जबकि झारखंड में राज्यसभा की सीटें क्या हैं? कम है कंपेयर टू यूपी की तुलना में। तो हम लोग क्या जाने? हम लोग इस बात को जाने कि जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है कि किस राज्य से राज्यसभा के कितने सीट निर्धारित किए जाएंगे, और उन सीटों पर जो चुनाव किया जाएगा किनका? राज्यसभा के सदस्यों का, वो राज्य की विधानसभा के द्वारा किया जाएगा। कितना बात क्लियर है आपको? वेरी गुड। आइए अनुसूची 4 के अंतर्गत राज्यसभा के सदस्यों की सीटों का आवंटन किस प्रकार से किया जाएगा, इसका जिक्र है, जिसके अंतर्गत किस राज्य से या किस संघ शासित प्रदेश से कितने राज्यसभा सदस्य होंगे इसके बारे में बताया गया है। और क्या बात है? दूसरा, प्रत्येक राज्य अपने विधानसभा से आवंटित किए गए सीटों के लिए सदस्यों का चुनाव करती है। अब किसी में इसकी संख्या 6 भी है और किसी में 31 भी है, तो वहां की विधानसभा तय करेगी कि किसे हमें राज्यसभा का सदस्य बनाना है। समझ रहे हैं? लेकिन कितने सदस्य होंगे? वही जितना कि आवंटित किया गया है। झारखंड के लिए 6 और यूपी के लिए 31। वेरी इजी। अगली अनुसूची जो है वो है अनुसूची 5। अनुसूची 5 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान किए गए हैं। अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान किए गए हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, इसमें 4 राज्य शामिल नहीं है। इसमें कितने राज्य शामिल नहीं है? 4 राज्य। और वो कौन कौन से राज्य हैं? ए, टी, एम, एम। अब ये ATMM क्या है?
ये हम लोग थोड़े देर में डिस्कस करेंगे, है ना, कि आखिरकार ए का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है, एम का मतलब क्या है, और जो दूसरा एम है इसका मतलब क्या है। इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा शिफ्ट करना होगा अनुसूची 6 के ऊपर। अनुसूची 6 के अंतर्गत विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। 4 उत्तर पूर्वी राज्य जिसके नाम असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम हैं, इनके लिए जो विशेष प्रावधान ये अनुसूची 6 के तहत किया गया है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे अनुसूचित क्षेत्रों की, तो इनके विकास के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो किया गया है अनुसूची 5 में। लेकिन उसमें 4 राज्य शामिल नहीं है। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना, ये 4 राज्य शामिल नहीं किए गए हैं किसमें? अनुसूची 5 में, क्योंकि इसके लिए तो एक अलग से अनुसूची बनाई गई है ना, अनुसूची 6। तो जो बाकी का जो राज्य है जहां पे अनुसूचित जाति रहती है और जो उनका क्षेत्र है, उसके लिए जो विशेष प्रावधान है, इन 4 राज्यों को छोड़कर जो बाकी का जो भारत है, इसमें जो अनुसूचित जाति और जो क्षेत्र हैं, इनके विकास से संबंधित जो भी प्रावधान किए गए हैं, इनके संरक्षण से संबंधित जो भी प्रावधान किए गए हैं, उसका जिक्र अनुसूची 5 में है। लेकिन अगर हम बात करेंगे अनुसूची 6 में, तो इसमें जनजाति क्षेत्र और जो अनुसूचित जनजाति हैं, इनका जो विकास है, इनका जो संरक्षण है, इसके लिए हम लोग इनको कुछ अतिरिक्त स्वायत्ता देते हैं, कुछ अतिरिक्त आजादी देते हैं। दोस्तों, आप ये जानते हैं कि 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसमें संघ सूची के अंतर्गत संघ को अधिकार है कि वो कानून बनाए जो संसद के द्वारा बनाई जाती है। राज्य सूची के अंतर्गत राज्य को अधिकार है कि वो कानून बनाए जो विधानसभा के द्वारा बनाई जाती है। और समवर्ती सूची के अंतर्गत ऐसे विषय हैं जिसके ऊपर राज्य की विधानसभा और संसद दोनों ही क्या करते हैं? कानून बनाते हैं, ठीक है। लेकिन इनको अनुसूची 6 के तहत कुछ विशेष जो आजादी दी है, इनके लिए भी कुछ विषय डिसाइड किए गए हैं, जिसके ऊपर यदि यह चाहें तो अपना जो कानून है खुद से बना सकते हैं। अर्थात कुछ ऐसे विषय तय किए गए हैं, कुछ ऐसे विषय बताए गए हैं जिसके ऊपर ये अपना कानून खुद से ही बनाते हैं। समझ रहे हैं बात को? विधानसभा के द्वारा क्या कानून बनाया गया उसको साइड रखिए, संसद क्या कानून बनाई है उसको भी साइड रखिए। ये अनुसूचित जाति अनुसूचित क्षेत्रों में अपने कुछ सेलेक्टेड जो इनको विषय दिए गए हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार रखते हैं, और इसे भी अनुसूची 6 में हम लोग पढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आगे हम लोग बात करेंगे तो इसी अनुसूची के तहत ही हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? इनर लाइन परमिट। जाहिर सी बात है कि जब आप घूमने जाएंगे इन 4 राज्यों में, तो आपको एक इनर लाइन परमिट की आवश्यकता भी पड़ेगी, तभी आप इन राज्यों में भ्रमण कर सकते हैं, है ना। तो भारत में आप कभी भी कहीं भी किसी भी समय घूम सकते हैं, लेकिन यदि आपको इन राज्यों में जाना है घूमने, तो आपको इनर लाइन परमिट की आवश्यकता पड़ती है। तो है ना एक अलग से कानून, अलग से प्रावधान। समझ रहे हैं बात को? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अनुसूची 7 की तरफ। अनुसूची 7 क्या कहती है? जो हमारी अनुसूची 7 है, इसमें राज्य एवं केंद्र के शक्तियों का बंटवारा किया गया है। राज्य एवं केंद्र की शक्तियों का बंटवारा किया गया है। कैसे बंटवारा किया है, आइए देखते हैं जरा। तो अनुसूची 7 में शक्तियों से संबंधित 3 सूची बताई गई हैं। कौन कौन सी सूची है? अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग डिस्कस भी किए हैं। जैसे कि एक सूची आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? संघ सूची के नाम से जानते हैं। यूनियन लिस्ट कहा जाता है इसको इंग्लिश में।
वर्तमान में यदि देखा जाए तो इसमें जो विषयों की संख्या वो कितनी है, 100 विषय हैं। लेकिन पहले जो इसमें विषय थे वो कितने थे, 97। अगर राज्य सूची में देखा जाए कितने विषय हैं जिसके ऊपर राज्य कानून बना सकता है, तो उसकी संख्या कितनी है, 61 है। पहले कितनी हुआ करती थी, 66 हुआ करती थी। और जो संवर्ती सूची है, इनमें उन विषयों को शामिल किया गया है जिसके ऊपर राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है। तो इन विषयों की जो संख्या है वो वर्तमान में 47 पहले हुआ करती थी। अभी वर्तमान की यदि हम बात करें तो इसकी संख्या 52 हो गई है। अब देखिए, पहले हम बात करें राज्य सूची की यहाँ पे, तो इसमें पहले कितने विषय थे, 66। इसके 5 विषय, जो पहले राज्य सूची के जो विषय हुआ करते थे, इसके 5 विषय को निकालकर कहाँ डाल दिया गया है, संवर्ती सूची में डाल दिया गया है। तभी तो पहले जो इसका 47 विषय हुआ करता था, इसमें जब 5 ऐड हो गया, इसमें जब 5 ऐड हो गया तो इसकी संख्या बढ़ के कितनी हो गई, 52। और चूंकि इससे 5 डिडक्ट कर दिया गया, निकाल दिया गया, तो भाई अब इसमें कितने विषय बच जाएंगे, 61 बच जाएंगे ना। कितने विषय बचेंगे, 61 विषय बचेंगे। तो ये पूरा का पूरा एक लिस्ट है जिसका कि आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसे कि किस सूची में कितने विषय हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 है, संवर्ती में 52 है। पहले इसकी संख्या क्या थी, 97 संघ सूची की, राज्य सूची की 66 और संवर्ती की 47। और इसी बात को यहाँ पे एक अलग से पॉइंट बनाकर लिखा गया है, जिसमें हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि ये जो 5 विषय राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में डाले गए थे, वे कौन से विषय हैं, है ना। तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। जैसे कि अगर हम बात करें, है ना, जो वन वगैरह है ना, जो जंगल है, वन है, इसी प्रकार से 5 ऐसे विषय थे जिसके ऊपर, है ना, पहले राज्यों को अधिकार था कि वो क्या बना सकते थे, कानून बना सकते थे। लेकिन अब इसे कहाँ डाल दिया गया है, संवर्ती सूची में डाल दिया गया है, जिसके ऊपर राज्य के द्वारा तो कानून बनाए जा सकते हैं, लेकिन अब संघ भी कानून बना सकती है। आपके मन में एक और सवाल होगा ना कि सर, अगर एक ही विषय के ऊपर राज्य भी कानून बना दे, संघ भी कानून बना दे, और किसी भी प्रकार का दोनों में मतभेद यदि होता है, तो कौन सा कानून माना जाएगा। तो इस परिस्थिति में हम लोग संघ के द्वारा बनाया गया कानून मानेंगे, क्योंकि संविधान में केंद्र को अधिक मजबूत माना गया है एज कंपेयर टू राज्य। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन में राज्य सूची के 5 विषयों को हटाकर संवर्ती सूची में जोड़ दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप संवर्ती सूची की विषयों की संख्या 52 हो गई है, जबकि राज्य सूची में विषयों की संख्या घटकर 61 रह गई। कुछ महत्वपूर्ण विषय, जैसे कि आपके अंदर एक जिज्ञासा होगी ना कि सर आखिरकार वो कौन कौन से विषय हैं। तो देखिए, 100 के 100 विषय ना तो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ना ही आप उसको याद रख पाएंगे। तो सिंबॉलिकली हम आपके सामने कुछ विषय लेकर आए हैं जिसको कि आप देखकर समझ सकते हैं कि हाँ भाई, इसके ऊपर जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसका है, संघ का है। तो संघ सूची के अंतर्गत जो विषय इंपॉर्टेंट लगते हैं, है ना, उसे मैंने यहाँ पर मेंशन करा है। जैसे कि जो डिफेंस है, जो रक्षा है, जो मिलिट्री पावर है, जो परमाणु ऊर्जा है, जो खनिज है, विदेशी मामले हैं, नागरिकता है, रेलवे है, सड़क एवं वायु परिवहन है, शेयर बाजार है, मुद्रा है, उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान है। तो ये वो कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जिसके ऊपर कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसका है, संघ का है। और ये संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं। हालांकि इसकी संख्या कितनी है, 100 है, लेकिन उसमें से कुछ महत्वपूर्ण को ही हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा ना तो आप याद कर सकते हैं और ना ही, है ना, उसको याद करने की आवश्यकता है। राज्य सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय हम लोग देख लेते हैं। अगर हम बात करेंगे राज्य सूची के महत्वपूर्ण विषयों की,
तो हम लोग देख रहे हैं ना, लोक प्रशासन, जेल, स्थानीय सरकार, जिसमें हम क्या बात करेंगे, पंचायतों की बात करेंगे, है ना, नगर पालिकाओं की बात करेंगे। तो इसके ऊपर भी कानून बनाने का अधिकार किसका है? राज्य सरकार का है। तो ये राज्य सूची के अंतर्गत है ना। पब्लिक हेल्थ, लोक स्वास्थ्य, शराब, विकलांगों की सहायता, सड़क, कृषि, सिंचाई, भूमि, बाजार और मेला, सिनेमा, भूमि राजस्व, वेरी इंपॉर्टेंट ये सवाल आपके लिए, है ना, कि बताइए भूमि राजस्व किसका विषय है, संघ सूची का या फिर राज्य सूची का? तो ये राज्य सूची का विषय है, ये सवाल पूछा गया है। जो खेल है, खेल के ऊपर भी जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसको दिया गया है? राज्यों को दिया गया है ना। इसीलिए ये भी क्या है? राज्य सूची का हिस्सा है। इसी के अतिरिक्त कृषि कर, जो विद्युत उपभोग है वो, और जो विलासिता कर है, जो लग्जरियस गुड्स के ऊपर लगने वाला टैक्स है, इसके बारे में भी हम लोग किसमें पढ़ते हैं? राज्य सूची में पढ़ते हैं। अब हम लोग उन कुछ महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जानना चाहेंगे जो किसका पाठ है? समवर्ती सूची का। तो आइए देखते हैं कि समवर्ती सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय कौन कौन से हैं। वैसे तो समवर्ती सूची में आप जान ही रहे हैं 52 विषय हैं, लेकिन उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण, जैसे कि शिक्षा के ऊपर केंद्र भी कानून बना सकती है, राज्य भी कानून बना सकता है। जनसंख्या नियंत्रण, राज्य भी कानून बना सकता है, केंद्र भी कानून बना सकती है। जंगल, राष्ट्रीय जलमार्ग, मजदूर संगठन, तो ये वो कुछ विषय हैं जिसके ऊपर केंद्र और राज्य दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। फिर से आप क्लियर कर लीजिए, संघ सूची वैसे विषय जिसके ऊपर संघ को अधिकार है कानून बनाने का, राज्य सूची जिसके ऊपर राज्य को अधिकार है कानून बनाने का, और समवर्ती सूची यानी कि वो विषय जिसके ऊपर संघ एवं राज्य दोनों को अधिकार है कानून बनाने का। क्लियर है इतना? अब हम लोग आज का जो आखिरी टॉपिक है, 8वीं अनुसूची, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो बाकी के जो अनुसूची है ना, 9, 10, 11, 12, इसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आइए आखिरी जो अनुसूची है, अनुसूची 8, इसको भी हम लोग देखते हैं कि आखिरकार अनुसूची 8 क्या कहता है। 8वीं अनुसूची, इसमें संविधान की भाषाओं का प्रावधान किया गया है कि आखिरकार क्या क्या आधिकारिक भाषाएं होंगी भारत की। भारत की आधिकारिक भाषाओं का जो जिक्र है ये अनुसूची 8 के तहत किया गया है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप ये जानते हैं कि जो हमारा आधिकारिक भाषा है, जो संविधान की जो भाषा है, इसकी संख्या वर्तमान में 22 है, 22 है। लेकिन जो हमारा मूल संविधान था, जब वो संविधान 26 जनवरी 1950 को आया था, उसमें जो हमारी आधिकारिक भाषा थी या फिर जो संविधान की भाषा थी, उसकी संख्या 14 हुआ करती थी। कितनी संख्या होती थी? 14। तो आइए देखते हैं कि वो 14 भाषाएं कौन कौन सी हैं जो कि मूल संविधान का हिस्सा रही थी। वो भाषाएं निम्नलिखित है, जैसे कि असमी, बंगाली। अगर हम बात करें भारत में, तो हिंदी के बाद जो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो क्या है? बंगाली है, बंगाली है। हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाएं क्या है? बंगाली है। गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, है ना। अब इसका नाम ओडिया कर दिया गया है। पहले इसको उड़िया हम लोग भाषा कहते थे, अब इसका नाम ओडिया कर दिया गया है। पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये 14 वे भाषाएं थी जिसका जिक्र भारतीय मूल संविधान में किया गया था। और बाकी की जो भाषाएं जोड़ी गई है ना, उसे संविधान संशोधनों के द्वारा जोड़ा गया है, जो बाद में शामिल हुई हैं। तब जाकर वर्तमान में जो भारत की जो आधिकारिक भाषा है, इसकी संख्या 22 है। अर्थात जो संविधान की भाषा है, इसकी संख्या कितनी है? 22 है। आइए देखते हैं आगे की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं। देखिए, हमारे आधुनिक संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है।
इंग्लिश संविधान की भाषा नहीं है, ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि 22 भाषाओं में इंग्लिश को शामिल नहीं किया गया है और इंग्लिश संविधान की भाषा नहीं है। अब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। 21वां संविधान संशोधन किया जाता है 1967 में, और 1967 में जब हम संविधान संशोधन कर रहे हैं ना, उसके बाद जो आधिकारिक भाषा है उसकी संख्या 14 से बढ़कर कितनी हो गई, 15 हो गई। यानी कि सिंधी जो है ना, वो कौन सी नंबर की भाषा है, 15th है। 71वें संविधान संशोधन जब हुए 1992 में, तो भाई इसमें 3 और भाषाएं जोड़ दी गई। 15 तो पहले थी, इसमें 3 और भाषाएं जोड़ दी गई। जैसे कि एक नेपाली जुड़ गया तो भाषाओं की संख्या बढ़कर 16, मणिपुरी 17, और अगर हम बात करेंगे कोंकणी की, क्योंकि गोवा की तरफ बोली जाने वाली भाषा है, तो इसकी संख्या जब हम जोड़ दिए तो कितनी हो गई, 18, 18। अब हम बात कर रहे हैं जो 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ ना, उसके बारे में। जो 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 2003 में, इसी के तहत तो 4 और भाषाएं जोड़ी गई, जैसे कि मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। आप जानते हैं कि जो संथाली है वो झारखंड में बोली जाने वाली एक भाषा है ना, और इस भाषा को भारतीय संविधान में जगह मिला है। कब मिला है, 2003 में मिला है, और 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इस भाषा को भारतीय संविधान में संविधान की भाषा के रूप में शामिल किया गया है। दोस्तों, अगर हम इन सारे के सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं, है ना, इन सारे के सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं, तो आज हम लोगों ने 8 अनुसूचियां कंप्लीट की हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इनकरेज करें, ताकि हम और अच्छे कंटेंट और बैचेस, है ना, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए ला सकें। दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आप लोगों का फिर से तहे दिल से, है ना, धन्यवाद करता हूं आज के सेशन को अटेंड करने के लिए, है ना। और अगला जो हमारा क्लास होगा, इसमें हम लोग बाकी के जो 4 अनुसूचियां हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, अनुसूची 9, 10, 11, 12। और उस क्लास में हम लोग ये भी देखेंगे कि आखिरकार अनुसूचियों से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूर्व में एग्जामों में पूछे गए हैं। तो कहीं ना कहीं आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा, हम लोग कुछ सवाल भी करेंगे अगले क्लास में। तो आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।